ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत चालन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसी चालक के भीतर आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और ठीक है, तो किसी चालक में आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। गणितीय रूप से चालक के किसी परिच्छेद को निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में पार करने वाले आवेश की कुल मात्रा को विद्युत धारा या विद्युत धारा कहलाती है। यानी I = होता है कुल आवेश बटे समय। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मान लीजिए एक चालक है और उसका एक निश्चित परिच्छेद है, इससे किसी इस दिशा में या फिर केवल इस दिशा में जाने वाला जितना भी आवेश होता है, अगर t सेकंड में जाता है तो उसकी विद्युत धारा हो गई I = Q/T। ठीक है, अब इसका SI मात्रक कूलम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। इसके अलावा धारा एक अदिश राशि होती है। अपने आप लिख लीजिए, धारा एक अदिश राशि होती है। अब आ जाते हैं चालकों का विद्युत प्रवाह का मॉडल। हम पहले से ही जानते हैं कि चालकों के भीतर बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने अपने परमाणुओं को छोड़कर पूरी चालक के भीतर इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक घन मीटर में इनकी संख्या लगभग 10⁻29 से 30 प्रति घन मीटर होती है। ठीक है, और ये लगातार इधर से उधर यादृच्छिक गति करते हैं, जिसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। और ये इसकी जो गति होती है यानी स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड तक, इतनी तेज़ी से ये चलते हैं। तो इतनी तेज़ी से चलने के कारण ये लगातार एक दूसरे से टक्कर खाते हैं और इसके अलावा जो परमाणु जिनमें से ये निकले हैं उनसे भी टक्कर खाते रहते हैं। इन टक्करों को इनके इस व्यवहार को हम कहते हैं ऊष्मीय विक्षोभ। अब क्योंकि इस ऊष्मीय विक्षोभ में जितने इलेक्ट्रॉन किसी एक परिच्छेद को भेद कर इस तरफ जा रहे होते हैं, ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन एक ही समय में इधर भी आ रहे होते हैं, ताकि पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग हर जगह एक समान रहे। तो एक तरह से आवेश प्रवाह तो हर जगह हो रहा है, लेकिन किसी निश्चित दिशा में कुल आवेश प्रवाह नहीं हो रहा। तो इसी को आगे चल के हम देखें कि अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की चालों को जोड़ दें, n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स की चालों को अगर जोड़ दें, और तो इन चालों का कुल योग जो है, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं तो इनका योग होगा 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं UI = 0। तो ऊष्मीय विक्षोभ के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के ऊष्मीय विक्षोभ के लिए उनकी किसी भी क्षण जितनी भी चालें हैं उनका योग जो है वह 0 होता है। यहाँ पर एरो मार्क लगा देते हैं। तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे कि ऊष्मीय विक्षोभ के लिए ये UI = 0 होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स ने जिन परमाणुओं को छोड़ा है वो बन जाते हैं आयन, धनात्मक आयन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं ऋणात्मक आवेश। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ऊष्मीय विक्षोभ हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं और इन आयनों से भी टकराते हैं, आयनों से भी लगातार टकराते रहते हैं। तो अगर हम दो क्रमागत टक्कर यानी लगातार दो टक्करों के बीच का पथ लें, तो औसत रूप से एक इलेक्ट्रॉन या सभी इलेक्ट्रॉन्स का औसत अगर लें तो जो मुक्त पथ होगा, यानी बिना टक्करों का जो पथ उन्होंने तय किया है, उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ।
ठीक है। तो माध्यमुक्त पथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच स्वतंत्र रूप से तय किए गए पथों की औसत को माध्यमुक्त पथ कहते हैं। इसके अलावा श्रांति काल भी होता है। श्रांति काल को टो से प्रदर्शित करते हैं। ये भी ऐसे ही है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उस औसत को हम कहते हैं श्रांति काल। अब एक और चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं अपवाह वेग या फिर अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग। इसे कहीं वेग कहा जाता है, कहीं चाल कहा जाता है। आप इसकी दिशा से कंफ्यूज ना हो। तो अनुगमन वेग क्या होता है या अपवाह वेग क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो यादृच्छिक चाल होती है, ऊष्मीय विक्षोभ होता है इतना। ऊष्मीय विक्षोभ की चाल होती है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के लगभग होती है। लेकिन जब ये आप किसी एक निश्चित दिशा में वैद्युत क्षेत्र के अधीन चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, ये लगातार आपस में टकराते हैं और इसके अलावा आयनों से भी टकराते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि ये एक त्वरित त्वरण ग्रहण नहीं कर पाते। जो वैद्युत क्षेत्र के कारण एक त्वरण जो लगता है इन पर, उसे ये पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। और इससे पहले कि इनकी स्पीड बढ़े तब तक एक और टक्कर हो जाती है और इनकी स्पीड फिर से कम हो जाती है। तो वैद्युत धारा की दिशा में ये बहुत ही कम स्पीड से चल पाते हैं और ये स्पीड होती है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये जो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड है, इसी को हम कहते हैं अनुगमन वेग। और ये किधर होती है ये चाल? ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक है। और इसे हम वी डी, स्मॉल वी स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये परिभाषाएं आप अपने आप लिख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए अगला टॉपिक है अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है जिसके प्रति घन मीटर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है n। चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है a और इसकी लंबाई है l। यदि हम इसके सिरों के बीच में वैद्युत विभव V लगाते हैं तो इसके भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E। तो अगर आप चालक के भीतर किसी भी समय पर कितने इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी n गुणा कितना आयतन है, एक आंक आयतन में तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आयतन में कितने होंगे? कुल आयतन है ये, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कुल आवेश कितना होगा? अतः पूरे चालक में कुल आवेश कुल मुक्त आवेश Q = NaL × E। ठीक है। और अब यहाँ से देखिए Q तो ये हो गया और हमें चाहिए T, ताकि I = Q/T रख सकें। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए इतनी चाल से VD चाल से इतनी दूरी चलनी है तो कितना समय लगेगा। ठीक है। तो VD चाल से कितनी दूरी चलनी है? L दूरी चलनी है और इतना समय लग रहा है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा L = VD × T। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो उपरोक्त दोनों से 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
Q इज इक्वल टू कितना आ गया, एन ए, एल की जगह हमने लिखा वी डी इंटू टी इंटू ई एज इट इज़, ठीक है। और हमें विद्युत धारा के लिए चाहिए क्या होता है, Q अपॉन टी इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है। और धारा, विद्युत धारा की परिभाषा से I इज इक्वल टू एन ए, या इसको ऐसे कर लीजिए, एन ई ए वी डी। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध हो गया I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डेरिवेशन का अपना आपका एक स्टाइल हो सकता है, लेकिन मंजिल ये है, ठीक है। आप एकदम सही फार्मूले लगाकर अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आपका रास्ता भी ठीक होगा। किताबों में अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन सही संबंध ये वाला है, एन ई ए वी डी। अब इसके बाद एक नई परिभाषा आ जाती है, वो है धारा घनत्व। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ये परिच्छेद क्षेत्रफल है किसी चालक का, और इस परिच्छेद क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से जितना भी आवेश प्रति सेकंड निकलेगा, या धारा जितनी भी निकलेगी, सॉरी धारा बोलना चाहिए मुझे, जितनी भी धारा प्रवाहित होगी हम उसको कहेंगे इस बिंदु पर धारा का घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंब गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, और इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा घनत्व होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और आपने अभी लास्ट में पढ़ा ही था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा J इज इक्वल टू एन ई वी डी।